हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ट्राइडेंट लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। इसके लिए हमेशा की तरह हम एनालिटिक्स का यूज करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल में सब कुछ आपको एनालिटिक्स के थ्रू समझने मिलती है। इसकी दो खास वजह हैं। जब आप नंबर से कंपेयर करते हैं चार्ट्स के लिए, चार्ट्स आसान है समझने में, और दूसरा, कंपनी का परफॉर्मेंस आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। इस वीडियो देखने में इतनी आसानी हो जाए ताकि आपको वीडियो भी समझ में आ जाए और कंपनी का परफॉर्मेंस भी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर से करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। चैनल की वीडियो सेक्शन में जाएंगे, आपको फंडामेंटल एनालिसिस की और भी वीडियोस मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे लिंक भी दे दिया है, आप लिंक क्लिक करके भी देख सकते हैं। अगर इस कंपनी में आपने 10,000 रुपया लगाया होता 10 साल पहले, तो आज की डेट पे इसकी अमाउंट कितनी बनी होती, ये देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। इस कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट यानी इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1990 में। इसको हो चुके हैं 32 साल से ज्यादा। और इसके प्रोडक्ट्स जैसे कि बेडशीट्स, बाथ सेट्स, पेपर, यार्न, केमिकल्स, एनर्जी और एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स भी इसके हैं। और इनमें से जो बाथ यानी पेरी टॉवल्स है, ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया में। और पेपर की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड बनाता है, यानी व्हीट स्ट्रॉ का जो वेस्टेज है उससे ये बनाता है पेपर। और इंडिया में इसके 25 से ज्यादा प्लांट्स हैं। और मेजर क्लाइंट्स की अगर बात कर लेते हैं, अमेजॉन, H&M, आइकिया और भी बहुत सारे, यानी जैसे मैक्स, ये मेजर क्लाइंट्स हैं। और केमिकल प्लांट्स की अगर बात कर लेते हैं, बैटरी इंडस्ट्रीज से ईस्टमैन, लुमिनस, एक्साइड जैसे कंपनीज हैं। और फार्मास्यूटिकल्स की अगर देख लेते हैं, IOL, नेकलाइफ जैसे कंपनीज हैं। पेपर के क्लाइंट्स अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे मेजर कंपनीज हैं, जैसे HDFC, भारत पेट्रोलियम, टाटा, हीरो, अल्ट्राटेक, ADCB जैसे अपना क्लाइंट्स इसके हैं। यान की अगर बात कर लेते हैं, अरविंद, रेमंड्स, प्रोलाइन, मैक्स जैसे इसके क्लाइंट्स हैं। ग्लोबल क्लाइंट्स की अगर बात करते हैं तो 150 से ज्यादा कंट्रीज में इसके कस्टमर्स हैं। और इसकी प्रेजेंस ग्लोबल में अगर देखी जाए तो 15 से ज्यादा इसके ऑफिसेस पूरी दुनिया में हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सेल्स की। तो सेल्स में हमें ये देखना होगा, सेल्स वर्सेस एक्सपेंसेस। तो मैंने यहाँ पे सेल्स को दिखा दिया और एक्सपेंसेस को दिखा दिया। आप देख सकते हो दोनों के बीच में पिछले 10 सालों से गैप नजर आ रही है, गैप ज्यादा भी नजर आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो पहला चेक हमारा हो चुका है। दूसरा हमें यह देखना है कि सेल्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है या नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेल्स एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी इसकी ग्रोथ नहीं हुई है। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे भी देख लेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि नीचे की तरफ आया है, और इसकी भी ग्रोथ होते हुए नजर नहीं आ रही है। तो हम आगे बढ़ के ये देख लेंगे कि ये कितनी ग्रोथ हो रही है हर साल की। तो यहाँ पे हम देखेंगे ईयरली सेल्स ग्रोथ जो लेफ्ट साइड की चार्ट पे है, और हमारा जो मिनिमम टारगेट है, यानी हर साल कितना सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए, उसके मुकाबले में इस कंपनी ने कितना किया है। यहाँ देख सकते हो आप 10% की मिनिमम हमारी टारगेट लाइन है। और उसके मुकाबले में आप देख सकते हो हाईएस्ट अगर बात कर लेते हैं 54% है जो 2022 में है। और लिस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो -10% के आसपास है। और बाकी आप देख सकते हो सारे 10 सालों में सिर्फ 4 बार ऐसे हैं जो पॉजिटिव नंबर्स में है, यानी 10% से ऊपर गया है। बाकी आप सारे देख सकते हो नेगेटिव नंबर्स में ही नजर आ रहे हैं। और एवरेज सेल्स ग्रोथ की अगर बात कर लेते हैं, यानी जो कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 10% का एवरेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ देख सकते हो 10 ईयर्स का 8.64% है, 5 ईयर्स का भी 8% के आसपास है, और 3 ईयर्स का 10% को इसने छुआ है। आगे बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। तो आपको मालूम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक फाइनेंशियल रेशियो है जो कंपनी का कोर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे मेजर कर सकती है। और इससे
आपको कॉम्पिटिटर की भी इसकी एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, इसकी कॉम्पिटिटर के साथ आप इसकी एनालिसिस भी कर सकते हो। तो 10 साल का ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देख लेते हैं। तो हमारी टारगेट लाइन है 15% की, और आप देख सकते हो 10 सालों में भी इस कंपनी ने 15% से ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनाया है। हाईएस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो 22% है जो 2022 में है, और लीस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो 17% की है जो मार्च 2013 में है। और एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 15% की टारगेट लाइन के मुकाबले में 18% से ज्यादा 10 सालों का एवरेज है। और 5 सालों की बात कर लेते हैं तो 19% से ज्यादा है, और पिछले 3 सालों का अगर हम एवरेज देखते हैं तो 19% से ज्यादा है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस एक इनकम स्टेटमेंट होती है। जैसे आपको मालूम है, कंपनी की सारी इनकम और खर्च यहाँ पे बताया जाता है, और उसके जाने के बाद कंपनी के पास पैसा कितना बचा है और ये क्या कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस पे है, ये देख लेते हैं। तो 10 सालों का डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ देख सकते हैं सेल्स, और ये रहे एक्सपेंसेस, और ये बना आपका प्रॉफिट, और येलो कलर की बार्स में आपको दिख रहा है नेट प्रॉफिट। तो पहला चेक ये होना चाहिए 10 सालों में ये कंपनी ने नेट प्रॉफिट बनाया है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हो 10 सालों में भी इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट बनाया है। दूसरा चेक हमें ये देखना है, नेट प्रॉफिट हर साल ग्रो हो रहा है या नहीं। आप यहाँ देख सकते हो ये इसकी ग्रोथ नीचे की तरफ आई है। मार्च 2018 में भी देख सकते हैं फिर से वो दोबारा से नीचे आई है, और 2020 और 21 में दोबारा 19 की ग्रोथ होने के बाद फिर से ये नीचे आया है। अगर ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं तो 2022 के मुकाबले में ये फिर से दोबारा नीचे की तरफ आ चुका है। यहाँ पे कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, और एक साल बढ़ रही है तो फिर अगले साल नेट प्रॉफिट घट रहा है। तो आगे बात करते हैं, ये नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने बनाया है ये कहाँ पे यूज कर रही है, क्या हो रहा है, ये भी देख लेते हैं। ये हो सकता है कंपनी अपने बिजनेस में दोबारा पैसा लगाएगी, या फिर डिविडेंड्स को देगी, या फिर डेट है तो उसको रिड्यूस करेगी, ये रिजर्व्स है तो उसको और बढ़ाएगी, या फिर दूसरे कंपनीज को एक्वायर कर सकती है। तो हम इन दोनों को देख लेते हैं, यानी कंपनी का डेट और रिजर्व्स बढ़ रहा है या नहीं। आगे रिजर्व्स और बोरोइंग्स में तो कंपनी का यहाँ पे राइट साइड पे मैंने वैल्यू दिखा दिया है, जो येलो बार्स में है वो रिजर्व्स है। आप देख सकते हो कंपनी का रिजर्व्स से मुकाबले में डेट ज्यादा नजर आ रहा है शुरुआती में, और पिछले 2 सालों में आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कम हुआ है। अब ये जानने के लिए परसेंटेज वाइज भी हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड की चार्ट में, यानी ये 68% कंपनी के पास रिजर्व्स है, तो 32% कंपनी के पास डेट है, और होना हमारा कितना होना चाहिए, मिनिमम 85% तक रिजर्व्स होना चाहिए। तो आप देख सकते हो तो डेट घट रहा है, लेकिन अभी तक यानी 32% ही है, उससे नीचे नहीं गया है। आगे बढ़ने का यहाँ पे राइट साइड पे मैंने वैल्यू दिखा दिया है, जो येलो बार्स में है वो रिजर्व्स है। आप देख सकते हो, कर लेते हैं कैश फ्लो की। तो कंपनी कैश फ्लो का इस्तेमाल कैसा कर रही है और कैश फ्लो बना रही है या नहीं, ये देखने के लिए ऑपरेटिंग कैश को हम जोड़ लेते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग से। अगर इससे पॉजिटिव नंबर आता है तो पता चल जाएगा कंपनी ने कैश फ्लो बना रही है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो कंपनी कैश फ्लो नहीं बना रही है करके। यहाँ देख सकते हो कंपनी कैश फ्लो बना रही है हर साल। सिर्फ 2016 में आपको एक बार ऐसा नजर आ रहा है जो कंपनी कैश फ्लो बना नहीं पा रही थी, लेकिन पिछले 5 सालों की अगर बात कर लेते हैं तो कैश फ्लो अच्छा खासा बन रहा है। DOCC में हम बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। जो कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसको डेट और इक्विटी को मिलाकर जो इन्वेस्ट किए थे उससे कितना रिटर्न आया है, ये देखेंगे पिछले 10 सालों का डेटा लेते हुए।
तो हमारा मिनिमम टारगेट है 15% हर साल की रिटर्न। और यहाँ देख सकते हो 2014 में 17% है और करंट ट्रेलिंग में आप देख सकते हैं 23% के आसपास है। लेकिन बाकी साल अगर आप देखते हैं तो 15% से नीचे ही नजर आ रहा है, यानी सबसे हाईएस्ट 12% है, बाकी आप देख सकते हैं 9 से 10% के आसपास है। शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर्स के पास ज्यादा है शेयर्स। ये डेटा आपको मार्च 20 से लेके दिसंबर 22 तक है। यहाँ 20 में 71% था और 22 में यानी प्रोमोटर्स ने यहाँ पे इंक्रीज किया है 72%। अब बाकी आप देख सकते हो पब्लिक के पास 22% के आसपास है और एफआईएस और डीएस के पास ना के बराबर है। फाइनली हम आ चुके हैं ऑल टाइम रिटर्न्स की। मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनता है पैसा। तो ये देख लेंगे इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में कितना बना कर दिया है। यहाँ देख सकते हो ऑल टाइम इसमें 5340 से ज्यादा इसने रिटर्न बना कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर इस कंपनी में आप 2001 में इन्वेस्ट किए होते तो उस वक्त में इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 50 पैसा। आज की डेट पे इसकी अमाउंट बनी है 27 रुपीज के आसपास है। और CAGR की बात कर लेते हैं। पिछले 10 सालों का अगर CAGR लेते हैं तो 43% है। तो वीडियो की शुरू में मैंने कहा था कि आप इस कंपनी में 10 साल पहले 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो 43% की CAGR से आज इसकी वैल्यू बनी होती 3 लाख से ज्यादा, यानी 3.5 लाख से ज्यादा बनी होती। तो इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। आगे कंक्लूजन में देख लेते हैं। सेल्स वर्सेस एक्सपेंसेस बेहतरीन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा बना रहा था। और सेल्स की बात करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर देख लेते हैं तो उसकी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि ग्रोथ में कमी नजर आ रही है। ईयरली सेल्स ग्रोथ की हम देखिए तो ज्यादातर नेगेटिव आपको दिख रहा था। सिर्फ 3 ऐसे बार हैं जो पॉजिटिव नंबर टारगेट लाइन के ऊपर गया है, 4 बार। आगे बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। 10 सालों में भी 15% के ऊपर है। और बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट बन रहा है लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है और हर साल उसकी ग्रोथ लगातार नहीं बन पा रही है। रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं। डेट ज्यादा ही है और कंपनी कोशिश कर रही है डेट को घटाने की। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो बहुत अच्छा है, 70% से ज्यादा प्रोमोटर्स के पास है। और रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो 10 सालों में भी 15% से नीचे ही नजर आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर से करें, क्योंकि आपकी लाइक करने से मुझे मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।